हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आपका मैथ्स विद डीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आपको हर एक चीज़ को एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किया जाएगा। मतलब कि जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जितनी भी थ्योरी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, उन सभी को एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किया जाएगा। एनिमेशन से समझने में ये रहता है कि एग्जैक्ट जैसा होता है उसी तरीके से एनिमेटेड वीडियो बनाकर आपके सामने उसको प्रेजेंट करना है। और इससे ये होगा कि थ्योरी तो आपका क्लियर होगा ही होगा, साथ में उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम आराम से, एकदम इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका साइंस बैकग्राउंड है कि नहीं है। इससे कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। बस मैं जो भी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उसको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। और जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं है किसी तरीके से मिक्स करके आएगा। आपके सामने जहाँ पर जिस एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उसको प्रेजेंट किया जाएगा, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। और एक और बात है, साइंस में ऑलरेडी 10-15 क्वेश्चन, लगभग 10-15 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, 15 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो भी चीज़ें बन गए हैं आप वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, एक मिनट, चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, बस आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये इतना आसान क्वेश्चन आ गया, इसी तरीके से आपको ये आसान क्वेश्चन, मतलब देखिए जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके साथ साथ आपको और कितनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए मैं उसको आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि बताने से अच्छा है कि आप खुद देख लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन के पीछे, यानी इसके बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें तैयार होने वाली है, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखिए, तो उस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्रहों के गति का नियम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, केपलर के फर्स्ट लॉ, केपलर का सेकेंड, थर्ड, 3 लॉ है। पहला लॉ क्या है, ऑर्बिट यानी ग्रहों के नियम, ठीक है। ग्रहों मतलब कक्षाओं का नियम, ठीक है। उसके बाद से दूसरा कौन सा है, दूसरा क्षेत्रफलीय चाल, ठीक है। तीसरा क्या है, यानी पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्बिटल पीरियड। वो 3 नियम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद से यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये सब थ्योरी जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें क्या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं, वो भी सब आपके सामने रखा जाएगा। और ये मतलब जो भी वीडियो जितने भी टाइम का बन रहा है, जब इस वीडियो को आप एंड तक देख लेंगी तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी से घुमा कर पूछे या तो फैक्चुअल पूछे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन को करने में कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो आप कंप्लीट करने के अगर कर लेते हैं तो। चलिए देखिए इसमें और क्या, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि जैसे देखिए ग्रेविटी के लिए, यानी अर्थ के लिए क्या होता है, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी क्या होता है, यानी अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तब ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ के सरफेस से हम नीचे जाते हैं तब ग्रेविटी में क्या परिवर्तन होता है। ये सब कुछ सिर्फ आप को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, नहीं, मैं उसका क्या एग्जैक्ट रीज़न है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसको भी मैं समझाने साथ साथ में समझाता चलूँगा, ठीक है। कुछ 1-2 फार्मूले हैं जिनको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रखा हूँ। उससे ये रहेगा कि हो सकता है कि अगर आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछें तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्रुवों पर ग्रेविटी क्या होता है, यानी ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, और इक्वेटर पर जी का मान, इक्वेटर का मतलब विषुवत पर जी का मान क्या होता है। उसके बाद से इक्वेटर हो गया, हाँ ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखें, और इसमें हम लोग ग्रहों की गति की खोज किसने की, इसके बारे में। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ग्रहों की गति की खोज की अगर आपसे पूछेगा तो आप इसका आंसर कोपर्निकस को लगाइएगा, ठीक है। और ग्रहों की गति का नियम की बात करेगा तब केपलर को टिक कीजिएगा। देखिए पहला और ये वाला, ये दोनों आप लोग ध्यान से देखिएगा।
तो पहला ग्रहों की गति का नियम है, ये केपलर हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्रहों की गति की खोज की बात करता है तो इसको कोपरनिकस कीजिएगा। इसको ऑप्शन में मैंने रखा है कोपरनिकस, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये कोपरनिकस। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखते हैं। गैलीलियो के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, जो भी इससे फैक्ट है गैलीलियो से रिलेटेड। दूरबीन की खोज इन्होंने किया था। अच्छा, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा जी के मान पर, कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा जी के मान पर, ठीक है। ये उसके बाद से हम लोग इतने सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये पूरी थ्योरी अभी तक जितना मैंने ऊपर ये जो भी पॉइंट मैंने इधर बताया है, ये जितनी पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया, अगर इस सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लिया तो आप इतने क्वेश्चन को करने में, यानी इतने क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम रीज़नेबल तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले मैं थ्योरी पढ़ा लेता हूं। चलिए, तो हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, थोड़ा एक बैकग्राउंड, थोड़ा सा बस आपको सुनना पड़ेगा। इसमें अभी यहाँ पर कुछ मतलब एनिमेशन वगैरह कुछ आपको नहीं दिखेगा। आपको 2-3 मिनट सिर्फ और सिर्फ सुनना है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। इसमें कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको मुझे ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, बस 2-3 मिनट आपको सुनना है कि क्या क्या मैंने बैकग्राउंड क्या इसका तैयार कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो देखिए, इंसानों ने हमेशा से इंटरेस्ट रखा है किसमें, यूनिवर्स में। यानी यहाँ तारे दिख रहे हैं तो उसको जानने की कोशिश, सन, ये मून, ये सभी चीज़ को जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसको इंसान जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा है, ठीक है, मतलब एक्साइटेड रहा है। तो इसी बात को, थोड़ा सा लग रहा बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा है, जस्ट अ मिनट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आने लगता है तो आप लोग उसको इग्नोर कर दिया करिएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए, तो हम लोग देख रहे थे कहाँ पर, हाँ, ओके। तो सबसे पहले आते हैं 2000 साल पहले की बात है। टालमी नामक एक मैथमेटिशियन था। कौन था? टॉलमी नामक मैथमेटिशियन था, जिसने एक मॉडल प्रेजेंट किया। टॉलमी नामक मैथमेटिशियन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया जो किस नाम से जाना गया है? जियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जाना गया। किस मॉडल के नाम से जाना गया है? जियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जाना गया, ठीक है। इस मॉडल में क्या कहा गया? क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया, यानी टॉलमी ने कहा कि अपना अर्थ जो है वो सेंटर पर है और इसके चारों तरफ सभी प्लैनेट, सन, स्टार जो भी हैं वो सब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो का मतलब हो जाएगा अर्थ और सेंट्रिक का मतलब सेंटर, यानी अर्थ को सेंटर पर रखने वाला जो मॉडल है, ये किसने प्रेजेंट किया? टॉलमी ने, ठीक है। टॉलमी के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद अपने इंडिया के एक हैं आर्यभट्ट। इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को रिजेक्ट किया और इन्होंने बताया कि नहीं, सेंटर पर सन है। आर्यभट्ट ने बताया सेंटर पर सन है, ठीक है। तो अगर हम सेंटर पर सन की जब बात करेंगे तो वो कौन सा मॉडल होगा? वो हो जाएगा हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। तो लगभग आर्यभट्ट के 1000 साल बाद, यानी लगभग 1500 या 15वीं या 16वीं शताब्दी में, लगभग 15वीं शताब्दी में निकोलस निकोलस कोपरनिकस ने क्या किया? एक मॉडल इसने भी प्रेजेंट किया। इसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल बनाया। इसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल बताया। मतलब कोपरनिकस ने बोला कि अर्थ सेंटर पर नहीं है, ठीक है। यानी सेंटर पर कौन है? सेंटर पर सन है और सन के चारों तरफ बाकी प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो इस बात के लिए कोपरनिकस को क्या किया गया? कोपरनिकस एक मॉन्क थे। मॉन्क मतलब वहाँ के पादरी थे, चर्च के। तो चर्च वालों ने इनका विरोध किया, यानी इस थ्योरी को चर्च वालों ने निगलेक्ट कर दिया। लेकिन इस थ्योरी को एक गैलीलियो के बारे में तो आप लोग जानते हैं, गैलीलियो ने सपोर्ट किया। और गैलीलियो को सपोर्ट करने के वजह से, गैलीलियो ने सपोर्ट किया जिसके वजह से गैलीलियो के ऊपर क्या लग गया? वो लग गया, यानी उसको प्रोसिक्यूटेड कर दिया गया। मतलब वो उस राज्य से उसका निकाला हो गया। मतलब इस बात के लिए गैलीलियो कहाँ का था? इटली का। कि गैलीलियो ने सबके अगेंस्ट उसने एक थ्योरी प्रपोज की।
कहने का मतलब यह है कि सब लोग मानते थे कि सेंटर पर अर्थ है, लेकिन ये निकोलस कापरनिकस और गैलीलियो और अगर इंडिया के देखें तो आर्यभट्ट, ये लोग पहले ही बता चुके थे कि नहीं, सेंटर पर सेंटर पर अर्थ नहीं है, सेंटर पर कौन है, सेंटर पर सन है। तो गैलीलियो ने इस बात का सपोर्ट किया, इसलिए इटली से उसको क्या किया, इटली में जो भी वहाँ की सरकार मतलब जो भी वहाँ का राजा था उसने उसका बहिष्कार करवा दिया। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। और गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट और जान लीजिए। गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया। ठीक है, और गैलीलियो के बारे में गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट होता है। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट क्या है कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने बताया कि एक कोई ना कोई एक पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई एक फोर्स है, कोई ना कोई एक फोर्स है जो हर एक वस्तु को एक समान मतलब स्पीड से, वेग से जो भी के लिए खींचता है अपने तरफ। ठीक, तो उसने एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसने एक इंक्लाइंड प्लेन लेकर और उस पर से एक छोटे वेट, पहले तो समान वेट का बॉल को उस पर से नीचे की तरफ वो उसको लुढ़काया, तो फिर वहाँ से उसको यानी या तो छत से दो समान बॉल को एक साथ नीचे गिराया, तो उसने देखा कि दोनों बॉल पृथ्वी पर एक साथ पहुँच रहे हैं। तो उसने दो तीन कॉन्सेप्ट उसने दिया, क्या कि एक कोई एक फिक्स है, एक ऐसी फोर्स है ग्रेविटी का जो वेट पर मतलब डिपेंड नहीं है, मतलब उसके भार पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे 1 kg हो चाहे 2 kg हो। अगर छत पर से हम उसको गिराएं तो वो एक ही स्थान पर मतलब एक ही समय में पृथ्वी पर पहुंचेगा, यानी पृथ्वी के सरफेस पर जाकर गिरेगा। ठीक है, चलिए ये सब में ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कापरनिकस के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद से एक और आदमी था, कहाँ का था, तो एक आदमी था टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ये क्या किया, ये भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल को इसने भी मतलब इसने क्या किया, इसने जितने भी चीज़ें थी, यानी ये जब ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल यानी कापरनिकस ने जब प्रेजेंट किया, उसके बाद से टाइको ब्राहे ने नेक्ड आई से ही यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने लगा, देखने लगा, जो भी चीज़ें ये ऑब्जर्व करता था उसको नोट कर लेता था। इसी का एक असिस्टेंट था, उसका नाम था केपलर। ठीक है, तो केपलर ने टाइको ब्राहे का जो नोट्स था उसको स्टडी करके 3 नियम प्रेजेंट किए। 3 नियम प्रेजेंट किए, जिसमें से पहला नियम क्या है, कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या होता है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या होता है, इसने लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा कि जितने भी देखो सेंटर पर, इसने भी माना यानी केपलर ने भी माना कि सेंटर पर सन तो है ही। ठीक है, मतलब सेंटर पर सन नहीं है, यानी सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो उनका पाथ है चक्कर लगाने का वो सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है, वो इलिप्टिकल है। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल का मतलब हो गया अंडाकार है। चलिए इसका मैं एनिमेशन अब आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से सारी चीज़ें एनिमेटेड के थ्रू, यानी यहाँ से जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपको एनिमेशन के थ्रू दिखेगी, अर्थ दिख रही होगी जो कि मूव कर रही है। तो ये जहाँ पर मूव की है तो वो पाथ कैसा है, इलिप्टिकल यानी अंडाकार है, जो अभी मूव कर रही है अर्थ है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ यानी अंडाकार। अच्छा, अगर कोई भी पाथ अंडाकार है तो उसके 2 फोकस होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 2 फोकस होंगे। F1 और F2 करके यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, 2 फोकस होंगे और दोनों को एक साथ, यानी इसी का प्लूरल हम बोलेंगे तो फोकाई बोल लेंगे। ठीक है, तो एक फोकस पर केपलर ने कहा कि एक फोकस पर सन है और उसी के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं सब चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, तो सन अगर एक फोकस पर है तो चलिए थोड़ा सा हम बैक आते हैं। ठीक है, सन अगर फोकस पर है, ठीक है, एक फोकस पर है तो जाहिर सी बात है एक जगह से नज़दीक दूरी होगी और एक जगह से दूर दूरी होगी, यानी सन से जो ऑर्बिट की दूरी एक जगह पास में होगी एक जगह दूर में होगी। यहाँ दूर है, देखिए सन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है तो दूर है, और सन यहाँ इसी के बगल में थोड़े इसमें मतलब यहाँ पर नज़दीक है, डिस्टेंस इनके बीच में। ठीक है, तो जो नज़दीक वाली दूरी यानी पास वाली जो है यहाँ से जहाँ से पास करती है इसको पेरीहेलियम कहते हैं। देखिए पास से पेरीहेलियम, पास वाले से पास करती है वो पेरीहेलियम कहलाती है। हिंदी में आप लोग याद कर लीजिएगा और उसको उसी तरीके से कोरिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन बनेगा सन के पास से जाने वाले कक्षा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तब वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पेरीहेलियम कहें कि एफहेलियम कहें, क्योंकि दोनों नाम
मिलता जुलता है, ठीक है। तो पेरी अवश्य आप रिलेट कीजिएगा, पास वाले से है तो पेरी, देखिए पी से पास, पेरी हेलियम, ठीक है। और दूर वाला अपने आप रिलेट हो जाएगा, को एप हेलियन हो जाएगा, ठीक है, एप हेलियन। ओके, चलिए इसमें हो गया। यहाँ से एक आप ग्रीन ब्लू कलर का दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये है सेमी मेजर एक्सिस। ब्लू कलर वाला जो है सेमी आधा है, क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक हम देखेंगे तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला एक्सिस है और ये छोटा वाला एक्सिस है। अंडा है, अगर सर्किल होता तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, लेकिन ये अंडा है, ऊपर से दबा हुआ है, इसलिए एक बड़ा उसमें मिलेगा और एक छोटा एक्सिस मिलेगा। तो बड़े वाले को मेजर कहेंगे या छोटे वाले को माइनर कहेंगे। तो ये उसका आधा है, बड़े वाले का आधा है, इसलिए सेमी मेजर एक्सिस। ये छोटे वाले का आधा है, इसलिए सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा यूज है, जब थर्ड लॉ बताएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो इसमें और तो कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। तो पहला नियम क्या बोलता है कि कक्षा यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उनकी कक्षा कैसी है, इलिप्टिकल है, अंडाकार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड, अच्छा हाँ थोड़ा सा ये दिखा देते हैं, तो थोड़े से एक और एनिमेशन वाली चीज़ है। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए जो सबसे पास वाला है, जो सबसे पास वाला उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो जल्दी जल्दी तेज़ी से, यानी देखिए मरकरी जो है सबसे पास में है तो इसकी स्पीड भी देख लीजिए लगभग 47 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इस उसके मरकरी के बाद वीनस होता है, वीनस की स्पीड थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, कितना होता है, अराउंड 35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद से थर्ड नंबर पर आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो स्पीड है लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पृथ्वी जो है अपना वो सन के यानी जिस पर हम बैठे हैं, हम लोग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं, एक बार टक किए 30 किलोमीटर पहुंच गए, हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। और उस से देखिए तो स्पीड देखिए कम होता चला जा रहा है। ये जो स्पीड है देखिए यहाँ पर है मरकरी का 47 है, इसका 35 है, इसका कितना 30 है, उसको ऐसे आ जाएंगे मार्स का 24 हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो वहाँ से देखिए स्पीड भी कम हो रही है, ठीक। और इसमें चलिए ठीक है, इसमें बस इतना ही बताना था और आगे देखते हैं। अब आते हैं केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ बोलता है कि ये क्षेत्रफलीय की चाल का नियम है। इसका कहने का क्या मतलब है, पहले तो आप सिंपल सा इसका डेफिनेशन, क्षेत्रफलीय चाल का नियम जो है वो कहता है कि समान समय में चली गई क्षेत्रफल जो है वो समान होगा। बस एक ही सेंटेंस याद करना है, समान समय में चला गया यानी कवर किया गया क्षेत्रफल समान होगा। तो देखिए इसका क्या मतलब, ए से बी तक जाने में जो समय लगता, मान लीजिए ए से बी तक आने में 1 घंटा लगा, सी से डी तक आने में 1 घंटा लगा, ठीक है। अभी मैं इसका एनिमेशन भी दिखा दूंगा। तो ए से बी तक आने में 1 घंटा लगा और सी से डी तक जाने में भी 1 घंटा लगा, लेकिन देखिए यहाँ पर सी से डी जाने में यहाँ पर डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ए से बी तक आने में डिस्टेंस कम दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पास से निकलती है तो पास वाले में स्पीड क्या होता है, किसी भी ग्रह का पास से, जब सन के पास से निकलती है तो स्पीड तेज होता है, अगर स्पीड तेज नहीं होता तो वो आकर सन के अंदर चला जाता, ठीक है। इसीलिए इसकी स्पीड तेज होती है तभी वो यहाँ से निकल पाता है, ठीक है। क्योंकि 2 फोर्स लगता है, एक सेंटीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अगर दोनों बैलेंस नहीं होगा, अगर सेंटीपिटल किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटीपिटल तो सेंटर की तरफ लगा, फ्यूगल बाहर की तरफ लगता है। तो ये दोनों बैलेंस अगर नहीं होगा, सेंटीपिटल ज़्यादा तो सन की तरफ आ जाएगा अंदर, सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हो जाएगा तो ये कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ें आपको विथ एनिमेशन दिखेगा, आप परेशान ना होइए, बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना था, उसको समझा दें। यहाँ ए से बी तक जाने में देखिए तो यहाँ स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ये जो क्षेत्रफल है ये इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, समान समय में यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा। यही केपलर का सेकंड लॉ है। चलिए इसका थोड़ा एनिमेशन के थ्रू इसको देख लेते हैं। देखिए ए से बी तक हमारी मान लीजिए अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। तो ए से बी तक जब मूव की तो यहाँ से इसने इतनी एरिया कवर की, जब सी से डी तक मूव की तो इसने ये वाला एरिया कवर की, ठीक है। सी से डी तक मूव करने में ये एरिया और ये एरिया ये दोनों इक्वल है, बस इतना ही याद रखना है। यही केपलर सेकंड यानी केपलर का सेकंड लॉ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर वहाँ पर फिगर मिल गया। ये जितने भी चीज़ें आपके सामने दिखाई जा रही है इन सब का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड लॉ क्या है, पीरियड का लॉ है। इसके बारे में कुछ लिखे नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखे नहीं है, बस इसमें ये याद रखना कि जो यानी सन का चक्कर लगाने में जितना यानी सन के चारों तरफ अर्थ एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेती है उसके मेजर एक्सिस के यानी रुक जाए फिर से, जो सन के चारों तरफ पृथ्वी द्वारा सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका स्क्वायर, पृथ्वी द्वारा सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेजर यानी जो मेजर एक्सिस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें मेजर एक्सिस कौन होता है, चलिए मेजर एक्सिस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हाँ, ये मेजर एक्सिस बारे में इसमें बताई थी, ये वाला मेजर एक्सिस। तो एक क्यूब के अगर रिलेशन बताना है तो टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के क्यूब के, ठीक है। चलिए इसमें बस इतना ही एक स्टेटमेंट याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, थर्ड लॉ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, गैलीलियो ने ही क्या बताया था कि जो टेलीस्कोप के अंदर लाइट में क्या प्रोसेसिंग हो रही, लाइट का क्या मतलब मूवमेंट है, टेलीस्कोप के अंदर लाइट किस तरह से ट्रैवल कर रही है, इसके बारे में किसने बताया, केपलर ने ही बताया। इसीलिए इसे फाउंडर ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है। अगर फाउंडर ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपसे पूछे, ये जितने भी डेटा आपके सामने आ रहा है, जो भी चीज़ें आपके सामने जा रहा है, ये सब NCERT से ही उठाई गई हैं डेटा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल एकदम 1% टेंशन मत लीजिएगा कि चीज़ें गलत हो जाएंगी चाहे ऐसा कुछ। जो भी चीज़ें हैं सब NCERT के हैं, और एग्ज़ाम में क्या होता है NCERT के ही जो भी चीज़ें होती हैं NCERT वाले ही सही माने जाते हैं, बाकी उनसे कोई उसमें लिखा भी रहता है NCERT वाले डेटा ही सही माने जाएंगे। तो इस बात का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन पर, ठीक है। चलिए केपलर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद से आए न्यूटन, इन्होंने प्रेजेंट किया क्या, ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड अगर हैं तो वो आपस में एक फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखिए एक पिंड M1 है, इस पर फोर्स F1 लग रहा है। एक पिंड M2 है, इस पर फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है। तो M1 M2 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और M2 F1 को, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसके वैल्यू के लिए दो स्टेटमेंट है, और इस एक फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इससे आपको 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कहने का मतलब यह है कि आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और वहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसके आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। दो कॉन्सेप्ट है। पहला ये है कि जो फोर्स है उनके यानी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर M1 का मान बढ़ेगा तो F1 का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। अगर M2 का मान बढ़ेगा तो F1 का मान भी बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पर F1 F2 लिखा गया है, ये दोनों इक्वल हैं। मैं F1 बोल रहा हूँ, F2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर M1 और M2 दोनों का मान बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है F1 का मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट ऐसे ही ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ ये कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ वैसे ही लिख दिया गया है, ठीक। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो फोर्स है इनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी कहने का मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो R है, ठीक है। M1 के सेंटर से M2 के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो R है। तो अब यहाँ पर फोर्स का क्या रिलेशन है, तो यहाँ जो है वो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोले R का स्क्वायर तो R का स्क्वायर कर देंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो 1/r स्क्वायर कर देंगे, बस इतना है, ठीक है। तो F1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स के, ठीक है। फोर्स जो है वो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो स्टेटमेंट आप याद रखिए, ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ से आपको एक रिलेशन पूछ लेगा कि भाई आर का मान अगर बढ़ रहा है तो F1 में आर दोगुना हुआ तो फोर्स उनके बीच में क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेगा आर आधा कर दें तो फोर्स क्या होगा, अगर आर आधा करेंगे तो आधा मतलब 1/2 आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आर आधा किए तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, मतलब आर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, आर अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। अगर आर को हम 2 गुना कर देंगे तो इनके बीच का जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/4 कम हो जाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी यूनिट के लिए बताते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखिए जी के मान के बारे में किसने बताया था, तो एक मिनट थोड़ा सा तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। जस्ट अ मिनट। तो हम लोग कहाँ तक हैं, हाँ, तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देख लें। गुरुत्वाकर्षण बल का जो यूनिट है वो क्या है, वो यूनिट है न्यूटन। देखो बल कहीं भी आए उसकी यूनिट न्यूटन ही होती है, ठीक है। और उसका अगर एसआई यूनिट में बात करें तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, ओके सो लेट। तो देखिए बल का हो गया ये। अच्छा यहाँ पर हम जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी का जो इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस यानी दूरी, आर जो है डिस्टेंस है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, m1 m2 किग्रा में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर को भेज दिया इक्वल के दूसरे साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ के बाद हमें ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमने क्या किया कि m1 m2 को उठाकर इक्वल के दूसरे साइड भेज दिया, तो जाकर देखिए इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जी का मान हमें इतना मिल जाएगा। तो इसको हेनरी बैक्यूरेल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू, और उसने हेनरी बैक्यूरेल ने बताया कि ये इसकी वैल्यू जो है 6.67 × 10⁻11 होगी, ठीक है। इसने एक्सपेरिमेंटली बताया, न्यूटन ने नहीं बता पाया था कि ये इसकी वैल्यू इतनी होगी जी की वैल्यू। न्यूटन ने बस जो F = m1 m2 अपन आर स्क्वायर का जो फार्मूला उन्होंने डिराइव किया, उन्होंने बोला जी का कुछ ऐसी वैल्यू होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कैलकुलेट नहीं कर पाया था। तो एक्सपेरिमेंटली किसने कैलकुलेट किया था, हेनरी बैक्यूरेल नहीं, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। कब, 1798 में, ओके। तो जब हेनरी कैवेंडिश, और इसीलिए हेनरी कैवेंडिश को पृथ्वी के द्रव्यमान, वो फेमस है कि पृथ्वी के द्रव्यमान ज्ञात करने वाला, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो भी वहाँ पर आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। और जी की यूनिट की बात करते हैं तो देखिए एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक है। एफ की यूनिट न्यूटन, आर है, आर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब मीटर, स्क्वायर है तो मीटर के स्क्वायर, तो कैसे बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किग्रा मल्टीप्लाई होकर किग्रा स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किग्रा स्क्वायर, तो ये जी का यूनिट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा। और इसका एसआई यूनिट आप लोग, अगर आपको आ रहा है तो एसआई यूनिट बनाकर आप ऑप्शन कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा विजुलाइज कराना चाहते हैं। देखिए बीच में सन है, उसके जस्ट बगल में कौन से है, मरकरी है, ठीक है। तो मरकरी का स्पीड आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ है, मरकरी बहुत तेज़ चल रही है। मरकरी के बाद देखिए नेपच्यून और जुपिटर, सॉरी यूरेनस, नेपच्यून और यूरेनस में देखते हैं। तो देखिए नेपच्यून और यूरेनस में क्या है, इनकी स्पीड एकदम स्लो है, मतलब इतनी स्लो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो सन के जितने पास होगा उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी जो होगी उतनी तेज़ होगी, जैसे जैसे सन से दूर होता जाएगा उसकी स्पीड कम होती, उसकी चाल कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये बस इस यहाँ पर इसको दिखाने का मेन रीज़न यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग देखिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अगर हमें पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इनमें डिफरेंस जान लेते हैं। अगर हम इसमें डिफरेंस जान जाएंगे तो थोड़ा से कन्फ्यूजन जो होगी कहीं कहीं बीच में वो हट जाएगी। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो हर जगह किसी भी दो पिंड के बीच लगता है, दो इंसान हैं उनके बीच में भी लगता है, भले ही वो महसूस नहीं होते हैं वो बात अलग है, लेकिन दो पिंड के बीच ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी लगता, कैपिटल जी लगता है, ठीक है। उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ एक फैक्टर है 10⁻11,
जी अभी इतने मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो सोचिए 10 - 11 कम हो जाएगा, इसीलिए लोग फील नहीं कर पाते हैं। अब जब यही बड़ी बॉडी हो जाती है तब वहाँ फील हो जाता है। अब देखिए, जबकि इसका जी, स्मॉल जी का मान जो होता है वो ऊंचाई बढ़ने पर परिवर्तित हो जाता है। जी के सरफेस पर अर्थ के सरफेस पर कुछ और होता है, अर्थ के जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान कुछ और हो जाता है, अर्थ के नीचे जाते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं तो जी का मान कुछ और हो जाता है, इक्वेटर पर आते हैं तो जी का मान कुछ और पोल्स पर जाते हैं तो तो जी का मान कुछ और होता है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अभी मिलेंगे, बस इसमें आप थोड़ा सा समझिए, आगे सभी आ रहे हैं उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, अच्छा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। अदिश और सदिश में क्या होता है? अदिश होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया डेफिनेशन हो गया वो लिख बुक वाली, लेकिन हम लोग सिंपल लैंग्वेज सच्चे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें डायरेक्शन दिशा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिशा जिसमें नहीं बताया जाता वो अदिश है, मतलब अ का मतलब अ हो गया। अपोजिट के लिए हम लोग हिंदी अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि अ जिसके सामने लग जाता है वो अपोजिट होता है, यानी सदिश का अपोजिट अदिश हो जाएगा। अदिश में मतलब ये है कि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम बोले 10 किलो है, 10 किलो में दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 किलोमीटर में हमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर अगर हम देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये करेक्शन है। देखिए, अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे तो सिर्फ कहेंगे 5 किलोमीटर, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बोलना होगा तो हमें 5 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, मतलब अदिश है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सदिश है। ठीक है, उसी तरीके से मतलब अदिश में सिंपल से ध्यान रखिएगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे 10 किलो, 5 किलो, 5 लीटर पानी में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये अदिश हो जाएगा। जिसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ती है वो सदिश हो जाएगी। ठीक, और ये जी का ये मान कांस्टेंट होता है, लेकिन स्मॉल जी का मान हमें बदलता रहता है। एक स्टैंडर्ड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ पर मैं करेक्ट कर PDF में अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, चलिए ठीक है। अच्छा, मून पर ग्रेविटी का मान पृथ्वी पर ग्रेविटी के मान का 1/6 होता है, यानी पृथ्वी पर ग्रेविटी 9.8 है, तो मून पर क्या हो जाएगा? इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी ग्रेविटी मून पर आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप पृथ्वी पर अगर 60 kg के हैं तो आपका भार कितना हो जाएगा? 60 × 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतनी केजी आपका भार, इतने न्यूटन भार आ जाएगा। चंद्रमा पर आपका भार कितना हो जाएगा? तो 60 × 9.8 को 6 से भाग दे देंगे तो 98 न्यूटन वहाँ पर भार आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन यानी भार को न्यूटन के बोले, क्योंकि भार जो होता है वो भार बराबर होता है m × g, यानी ये भी एक तरीके का फोर्स ही है, एक बल ही है। ठीक है, तो भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है? द्रव्यमान को हम सिर्फ और सिर्फ केजी में करते हैं। देखिए, आपका अगर हम द्रव्यमान पूछेंगे तो आप केजी में बदलेंगे, भार अगर पूछेंगे तो उसमें 9.8 से, यानी जो भी आपका केजी है उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका भार मिलेगा। ठीक है, अगर आप 40 केजी के हैं तो उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आपका भार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से हम लोग ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बीच में जैसे जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक बॉल लीजिए। ठीक है, एक बॉल है अर्थ, इसमें बीच में एक डॉट लगा दीजिए। इस डॉट के चारों तरफ आप सर्कल बनाते जाइए। जब सर्कल बनाते तो एक ऐसा सर्कल ज़रूर बनेगा जिसमें सबसे बड़ा सर्कल जो सबसे बड़ा होगा इस पूरे में। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा सर्कल होता है अर्थ के लिए वो क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है, यानी भूमध्य रेखा, यानी विषुवत रेखा कहलाता है। ठीक है, अर्थ के लिए। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? देखिए, ग्रेविटी में इससे कोई ओम नहीं होता है। ठीक, जब हम पृथ्वी के देखिए, जब हम पोल पर आते हैं, इक्वेटर पर आते हैं, तो इक्वेटर पर तो वैसे देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा है, सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन उसमें ग्रेविटी का नहीं। देखिए, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम क्यों होता है? इक्वेटर पर ग्रेविटी कम क्यों होता है और पोल पर ग्रेविटी क्यों ज़्यादा होता है? इसका रीज़न ये है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के इक्वेटर पर ग्रेविटी मिनिमम क्यों होता है, कम क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर
पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है, ठीक है। इसमें जो होता है वो मोमेंटम वगैरह आता है, ठीक है, उसका एक एक्सप्रेशन होता है, एक इक्वेशन होता है। अगर किसी को ये इसका डेरिवेशन चाहिए तो वो लोग बता सकते हैं कमेंट में, तो उसके लिए मैं सोचूंगा कहाँ से इसको चीज़ें प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा डीपली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि बस आपको इतना याद रखना है कि जो यानी पृथ्वी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, और उसमें एक ऑप्शन आपको सामने मिलेगा कि डिस्टेंस भी दे देगा, लेकिन नहीं वो मत देखिए, स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेट करने के वजह से इक्वेटर पर जो होता है यानी भूमध्य रेखा, यानी ये भूमध्य रेखा का हिंदी हमको हमेशा हम भूल जाते हैं, 50 बार देखे होंगे लेकिन याद नहीं होता है, यही एक ऐसी बहुत परेशान करता है। अच्छा, इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत रेखा, ठीक है। ओके, तो इक्वेटर पर क्या होता है, कम होता है, ठीक, ग्रेविटी मिनिमम, और पोल्स पर ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक। तो इसका रीज़न क्या है, अपने एक्सिस पर रोटेट करने के वजह से इक्वेटर पर ग्रेविटी यानी जी का मान, स्मॉल जी का मान कम होता है, और ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर जब हम पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठते हैं या ऊंचाई पर, ठीक है, तब जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। ओके, तो देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी में क्या दिक्कत कोई नहीं है ना, नहीं है, चलिए ठीक है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखिए पृथ्वी से जब हम एच ऊंचाई पर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन, जी का मान कम होता है, और पृथ्वी से जब हम नीचे आते हैं, सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से बात कर रहे हैं, जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी जी के मान में कमी होती है, सरफेस के नीचे जाते हैं तब भी जी के मान में कमी होती है। कुछ लोग सोचेंगे अगर आप डिस्टेंस वाला रीजन देंगे, यहाँ पर इक्वेटर और पोल पर डिस्टेंस वाला रीजन देंगे तब आपका रीजन यहाँ पर फेल हो जाएगा, तब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि इसका रीजन जो है इक्वेटर पर मिनिमम और पोल्स पर मैक्सिमम का जो रीजन है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन है। तो देखिए आप दो रिलेशन यहाँ पर बना लीजिएगा। दो रिलेशन कौन कौन सा बनेगा, एक तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा यफ बराबर जी यम ई और यम। देखिए ये यम किसका मास है, इससे छोटे वाले का मास है। यहाँ से सरफेस से इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। आर ई पृथ्वी की रेडियस है, यम ई पृथ्वी का मास है, ठीक है। ई का मतलब अर्थ, यम का मतलब मास, ई का मतलब अर्थ, आर का मतलब रेडियस, ठीक है, अर्थ का रेडियस। ओके, तो इसमें एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, इन दोनों पिंड के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आर की जो वैल्यू हो जाएगी इसके पृथ्वी के सेंटर से आर ई और प्लस एच, तो पृथ्वी के सेंटर से आर ई प्लस एच जो हो जाएगा, एक मिनट, ओके सॉरी थोड़ा सा। अच्छा चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए जब हम सरफेस से यहाँ देखिए सेंटर से सरफेस तक की आर ई इसकी रेडियस हो गई, वहाँ से एच हो जाए तो आर ई प्लस एच हो जाएगा इस फार्मूले में, ठीक है। जब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमको ये वाला इक्वेशन मिलता है। तो जी डैश क्या है, जी डैश यहाँ पर इसका मान है, किसका है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का यहाँ पर मान है, ठीक है। स्मॉल जी का मान है कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर स्मॉल जी का मान क्या हो रहा है, देखिए जो जी का जो मान है उसमें से थोड़ा सा देखिए कुछ कम हो रहा है, 2h अपान आर ई कम हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर जी का मान 0 होगा, तो जब हम 2h के जगह पर आर ई ला दें, मतलब 2h का जो डिस्टेंस है वो आर ई के बराबर कर दें, तो आर ई से आर ई कट के 1 होगा, और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी जी डैश का मान
कहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो आर यानी पृथ्वी की सरफेस से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आते हैं पृथ्वी के अंदर, थोड़ा सा हम एंटर करते हैं तो क्या बनता है रिलेशन। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर इसका पूरा डेरिवेशन चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, कुछ ना कोई सोर्स कहीं ना कहीं से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसको यहाँ पर पूरा डिराइव करना मुझे नहीं लगा कि हाँ पूरा इसका डेरिवेशन करना चाहिए, इसीलिए अगर आपको चाहिए, जैसे अगर कई लोगों को चाहिए तो देखिए मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया रहूँगा। ठीक है, आप उस लिंक को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी आपको ज़रूरत है आप कमेंट में कर दीजिए, वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इसका अगर पूरा फुल डेरिवेशन चाहिए, पूरा स्टेप टू स्टेप डेरिवेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो वहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, उसका पूरा स्टेप टू स्टेप डेरिवेशन आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हम यहाँ पर डेंसिटी को लेकर हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक पूरे अर्थ के डेंसिटी को लेकर एक बार करेंगे, एक बार जो देखिए अर्थ के अंदर चलेंगे, फिर उसका ले लेंगे, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है, नहीं देखिए ऐसे करिए कि देखिए मास बराबर होता है डेंसिटी यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो मास एक बार पूरे पृथ्वी का मास लेकर कर लिए यम ई कर लीजिएगा, थोड़ा अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मास की कमी होगी, मतलब थोड़े अंदर जा रहे हैं तो जितने अंदर जाएंगे उसके ऊपर वाले का मास का कोई मतलब नहीं है, उसी के नीचे वाले से ही तो मतलब रखेंगे, तो उसको स्मॉल यम स्मॉल मान लीजिएगा। तो यम स्मॉल को एक बार लगा लीजिएगा, एक एम ई लगाए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, फिर फाइनली जी एम ई एम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि जो जी डैश है थोड़ा अंदर वो क्या है, 1 माइनस डी अपन आर ई। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आर यानी सेंटर पर लेके चले जाएंगे तो वहाँ पर भी ग्रेविटी का मान जीरो हो जाएगा। डी की वैल्यू यानी डी को हम कहाँ लेके चले जाएं, सेंटर पर लेके चले जाएं, वहाँ पर भी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसके वैलिड रीजन है और यही सही रीजन है, डिस्टेंस वगैरह का रीजन नहीं है। जैसे कि अगर दूरी कम है तो वो वाला आप रीज़न ना दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर वो वाला रीज़न देंगे तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा और आंसर गलत कर देंगे। कौन वाला रीज़न, कि जैसे कि यहाँ से दूरी ज़्यादा है इसलिए ग्रेविटी कम होगा, दूरी कम है इसलिए ग्रेविटी ज़्यादा होगा, नहीं ये वाला रीज़न बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी जो रीज़न मैंने बताया ये पूरा सही रीज़न है और एनसीईआरटी का ये डेटा है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि देखिए इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो एक इस इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो समभुज समभुज जो भी है, समबाहु समभुज, हाँ ठीक है, मतलब इक्विलेटरल में होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब इसके वर्टेक्स यानी शीर्ष पर यम इक्वल मास का 3 पिंड रख दीजिए। ठीक है, तो इन तीनों पिंड के द्वारा सेंटर पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो वही पूछा, फाइंड नेट फोर्स ऑन मास 3m पर नेट फोर्स बाई यानी बाई द सेंटर ऑफ, यानी इनके द्वारा यहाँ पर हमें फोर्स इन सेंटर पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए इसके द्वारा यानी अगर ये तीनों मास इक्वल हैं, यम ये तीनों इक्वल हैं, तब यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब यहाँ पर चाहे 3m रखिए, 50m रखिए, 100m रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर ये इक्वल यम है, ये 2m है, ये 3m है, तब उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप में नहीं आएगा। अगर हो सकता आपसे पूछे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और देख लेते हैं, चलिए, और अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य क्यों होता है, अभी मैंने बताया पृथ्वी के केंद्र पर शून्य क्यों होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जब हम डी का मान आर ई के बराबर करेंगे तो 1 में से ये घट जाएगा, यहाँ जीरो होगा, इसकी वजह से जी डैश का मान जीरो हो जाएगा, तो इसका पहले का आंसर हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, शून्य की जगह पर क्या लिखा गया है, देखिए शून्य की जगह पर शून्य लिखा गया है, तो इसको थोड़ा मैं करेक्ट करके दे दूंगा, आप परेशान ना होइएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम क्यों होता है, आपको रीजन मिल गया होगा। ठीक है, अर्थ पर रोटेट करने के, अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से जी का मान कम होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक क्यों होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके,
पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है तथा पृथ्वी के तल से नीचे आने पर जी का मान बढ़ता में घटता है। ये दोनों का रीज़न आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पीछे। ग्रहों की गति के नियम की खोज कैपलर के द्वारा किया गया। ग्रहों की गति, देखिए जब गति की नियम की बात करेगा तब, लेकिन ग्रहीय गति की खोज की बात करेगा तब कोपर्निकस आंसर टिक गया। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का खोज किया गया। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, ठीक है, जी का मान कम हो जाता है और गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों इसके लिए एक इक्वेशन होता है, ठीक है। उस इक्वेशन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो देखेंगे कभी नेक्स्ट टाइम में मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ओके चलिए और इसमें देख लेते हैं कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 रह जाएगा। दूरी बढ़ने पर देखिए GMEM, ये वाला फार्मूला आप देख रहे होंगे, हाँ ये वाला फार्मूला GMEM/r। तो ये दूरी कह रहा है जब दूरी बढ़ जाएगा तो अब बताइए तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा। दूरी अगर 2 गुना हुआ, r 2 गुना हुआ तो जो फोर्स है वो 4 गुना यानी 2 गुना हुआ तो 1/4 कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। ओके चलिए ये वाला हो गया क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान उसकी अपने भार से मिलाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा अपने भार से मिलता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। ये इसी देखिए द्रव्यमान और भार में मैंने डिफरेंस समझाया। द्रव्यमान क्या होता है, सिर्फ केजी में होता है। जब भार की बात करेंगे तो द्रव्यमान में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई स्मॉल जी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, भार मिलेगा। तो भार और द्रव्यमान में डिफरेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण है, ठीक है। जब विषुवत रेखा 2 बार हो गया पर न्यूनतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है एक्सिस पर रोटेट होने के कारण, ठीक है। किसी पिंड, ये वाला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP, देखिए यहाँ पर P से पोल है और W से क्या है, जो भी है उसका भार है, ठीक है। पोल पर भार व इक्वेटर, E से इक्वेटर है और W इक्वेटर पर भार है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इन दोनों में क्या परिवर्तन होगा भाई, इक्वेटर, देखिए पोल पर तो जो है मैक्सिमम है, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर मैक्सिमम है तो वहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, जब रुकेगा तो इक्वेटर पर ही तो परिवर्तन होगा। इक्वेटर पर क्या है, मिनिमम है, रुकेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ का देखिए घूमने की ही वजह से तो उस पर क्या है, अंडाकार बना है। अर्थ मतलब थोड़ा सा जो अर्थ का जो शेप है ऑरेंज मतलब जो भी है थोड़ा चपटा हुआ है, तो ये घूमने की वजह से हुआ। जब वो घूमना बंद कर देता तो स्पेरिकल होने की कोशिश करता है एकदम, तो हर जगह से डिस्टेंस बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो जिसकी वजह से जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये रुक जाएगा तो WP में जो मैक्सिमम है वो कम नहीं होंगे, वो तो उतना है उतना ही रहेगा, ठीक है। मेन चेंजेस किस में आएंगे, WE में आएगा, मतलब जो भी भार है इक्वेटर पर उसमें। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति, हाँ एक चीज़ अगर लिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, जब आप लिफ्ट का क्वेश्चन तो देखिए चलिए इसको मैं लिफ्ट वाले को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इसमें ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे जल्दी से फिनिश करता हूँ। देखिए जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, ठीक है। जब ऊपर जाती है तो बढ़ जाता है, तथा जब लिफ्ट नीचे आती है तो व्यक्ति का भार कम हो जाता है। ये आप लोग महसूस किए होंगे, आप झूला झूले होंगे उस पर भी, लिफ्ट पर अगर गए होंगे, नहीं गए होंगे तो किसी आसपास में बगल में जो मॉल होगा कोई भी, आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर लिफ्ट होगा। बड़ी मॉल में जाएंगे तब लिफ्ट मिलेगा, छोटी में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप रियलाइज़ कर सकते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, भाई समझ रहे होंगे, उससे भार में कमी होगी। भार क्या होता है, kg है तो उसमें g से मल्टीप्लाई करते हैं तब भार मिलता है, तो बिल्कुल भार में ही कमी होगी, ठीक है। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 10 kg है तो चंद्रमा पर भी 10 kg ही होंगे, लेकिन भार अगर कहेंगे तो यहाँ पर 10 kg है, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। चंद्रमा पर 9.8 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ का g का मान बहुत कम होता है, ठीक।
एक समान गति से घूर्णित, गति नहीं रहेगा, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे को, देखिए इसका एग्जांपल क्या है कि धागे को जब आप बांध कर, आप बचपन में खेले होंगे कि धागे को तेज़ से जब वो करते हैं, इसमें क्या होता है, कोणीय वेग बढ़ता है। कोणीय वेग बढ़ने से क्या होता है कि धागे देखिए जैसे जैसे लपेटाता जाता है, जब एक कंकड़ को धागे में बांध कर नचा कर तेज से उसको हाथ से रोक देते हैं तो उसमें धागा क्या होता है, लपेटाने लगता है। तो बाद में जैसे जैसे वो लपेटाता जाता है वैसे वैसे धागे का स्पीड यानी कंकड़ का स्पीड बढ़ता जाता है, वो उस पास में चलाता है, खिंचाता चला आता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोणीय वेग है। ये सब चीज़ मैं जब पढ़ाऊँगा इसमें पूरा हर एक चीज़ मैं क्लियर करा दूँगा और इन सभी का मैं एनिमेटेड वीडियो आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा, वो ग्रेविटी के कारण। देखिए जहाँ पर ग्रेविटी जितनी कम रहेगी छलांग उतना ही ज़्यादा लगा सकता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, चंद्र तल पर आकर्षण कम होता है, इसलिए भाई अगर कम धीरे खींचेगा तो आदमी एक बार कूदेगा, ज़्यादा छलांग लगा लेगा, उसका भार ही कम महसूस होगा तो फिर उसे कूदने में भी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा दूर तक छलांग लगा लेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर आप फिनिश करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम आप बिल्कुल कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में हम लोगों का जो एफर्ट है वो तभी हम लोगों को भी तब अच्छा लगता है और ज़्यादा मेहनत करने की तब मज़ा आता है जब चीज़ें यानी वीडियो लाइक हो, शेयर हो, सब्सक्राइब हो। ठीक है, कमेंट हो, जब तक इंटरेक्शन नहीं रहता तब तक उतना मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और ये सब तभी हो पाएगा जब आप लोग वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, ये सब आप लोग काम करते रहिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनिमेशन, और इसमें एनिमेशन में और भी चीज़ें ऐड की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही चीज़ें रखे जाएंगे, इसमें जितनी जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ ना कुछ आपको ज़रूर उसमें नया चीज़ें सीखने को मिलेगा। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।